2.0। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। 9 बजे तक 4.75% हुई है वोटिंग। प्रधानमंत्री, सीएम सहित कई दिग्गज नेताओं ने डाला है वोट। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि गुजरात में सुबह 8 बजे से मतदान जारी है और साथ ही आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी वोटिंग की है और राज्यपाल यूपी की आनंदीबेन पटेल भी गुजरात में अपने मतदान का इस्तेमाल करने पहुंची, जहां पर उन्होंने भी वोटिंग की है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। गुजरात विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। आपको बता दें कि परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारनपुरा में डाला है वोट। कड़ी सुरक्षा में गृह मंत्री अमित शाह ने डाला है वोट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो किया जा रहा है। अमित शाह भी परिवार के साथ अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग की है। साथ ही आपको बता दें कि अहमदाबाद के नारनपुरा में वोट डाला गया है। कड़ी सुरक्षा में गृह मंत्री अमित शाह ने डाला है वोट। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि नारनपुरा में वोट डालने पहुंचे हैं अमित शाह, परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में वोटिंग की है। आपको बता दें कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपना मतदान किया है। तो आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के नारनपुर पहुंचे और वहां पर अपना वोटिंग की है। तो परिवार के साथ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने परिवार के साथ में मतदान किया है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं आज गुजरात की जनता 833 प्रत्याशियों का किस्मत पर अपनी मोहर लगाएगी। बता दें कि 1 दिसंबर को हुए चुनाव में औसतन 63.31% मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल चुनाव मैदान में हैं और अल्पेश ठाकुर भी बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आज गुजरात की जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। चलिए आपको बताते हैं और साथ ही बता दें कि इस दौरान जो विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अभी तक मतदान किया है। आपको बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी इस दौरान अपना मतदान किया है। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था, जिसमें 63.63% तक इस दौरान मतदान हुआ था। और आज दूसरे चरण का मतदान है। आज सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान आज गुजरात में किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान जारी है और आज जो प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। चलिए आपको बताते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान है, जिसमें से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 14 जिले 93 सीटें और 833 प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि बनासकांठा में 9 सीटें हैं, पाटन में 4 सीटें हैं, जहां पर आज अलग अलग मतदान किया जा रहा है। बात अगर महेशाणा की करें तो 7 सीटें हैं वहां पर। साबरकांठा में 4 सीटें हैं और
अरवली में 3 सीटें हैं, जबकि गांधीनगर की अगर बात करें तो वहां पर 5 सीटें हैं और अहमदाबाद की बात करें तो 21 सीटें हैं जहां पर आज मतदान जारी है। आणंद में 7 सीटें हैं जबकि खेड़ा में 6 सीटें हैं जहां पर आज आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान जारी है। खेड़ा में 6 सीटों पर मतदान है। महिसागर में 3 सीटें हैं और पंचमहल में 5 सीटें हैं। दाहोद में 6 सीटें हैं। बड़ोदरा की अगर बात करें तो वहां पर 10 सीटें हैं। छोटा उदयपुर की बात करें तो 3 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की। बनासकांठा में 9 सीटें हैं। तो गुजरात में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मैदान में है, वहीं इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने के साथ ही मुकाबला कड़ी टक्कर का भी हो गया है। वहीं इस चुनाव में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर है, या ये कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है वो मुद्दे जो बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मोरबी पुल हादसा है जो बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है। पेपर लीक मामला है। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की समस्याएं भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार चुनाव में। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को छोड़ना, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तमाम जो आरोप बीजेपी पर लगाए थे। साथ ही बता दें कि खराब सड़कें ये भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती हैं। बिजली की उच्च दरें ये भी, और साथ ही महंगाई, कानून व्यवस्था, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी को खतरे में डाल सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो काफी हमलावर रहा है बीजेपी पर। 27 साल तक बीजेपी काबिज है गुजरात में, लेकिन इस बार जो ये मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी, जिनके लिए ये चुनाव न सिर्फ अहम है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 मापदंडों में से किसी एक पर खरा उतरना होता है, जिसमें पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता मिली हो। दूसरा, पार्टी 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती हो, यानी कि कम से कम 11 लोकसभा सीटें हो, लेकिन ये एक राज्य की न होकर जबकि कहीं 3 राज्यों की ये सीटें होनी चाहिए, तभी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित होती है। और तीसरा ये है कि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में 6% वोट पाई हो। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर इस दौरान अपनी राष्ट्रीय पार्टी घोषित करनी है तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसी को लेकर तमाम जो बातें हैं, तमाम जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो भी नजर आ रहा है। और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, बीजेपी से बीनू जुड़े हैं, कांग्रेस से रत्नाकर और आम आदमी पार्टी से इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करती हूं। बीनू जी, जिस तरीके से 27 साल से बीजेपी काबिज है गुजरात में और एक गुजरात मॉडल बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा ही अहम माना जाता है, क्या लगता है इस बार जो विपक्ष है वो भारी पड़ेगा या फिर एक बार गुजरात में फिर से कमल खिलेगा? देखिए, गुजरात में फिर कमल खिलेगा क्योंकि गुजरात की जनता को पूर्ण विश्वास है बीजेपी सरकार पर, और विश्वास जो है ग्राउंड लेवल पर काम कर पाया है। अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो गुजरात में डेवलपमेंट हुई हैं, तो सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 19,414 मेगावाट बिजली जो है गुजरात में प्रोड्यूस होती है। 32 जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे। और जो दिल्ली में आपने देखा होगा कि हमारे जो झूठे मुख्यमंत्री हैं वो प्रचार करने सबसे पहला स्मार्ट क्लास हमने स्टार्ट किया, जबकि 2012 में गुजरात में स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो 41,130 जो है वहां पे बेड्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, चाहे वो CHC हो, PHC हो, SDH हो या DH हो।
इन सारे हॉस्पिटल्स को मिला के। तो ये जो चौमुहा विकास वहां पे गुजरात को मिला है वो दिख रहा है, और जो विकास है वो अनबायस्ड वे में है। आज कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपको याद होगा अभी इलेक्शन के टाइम पे ही इनके नेता हैं कांग्रेस के इंद्रजीत परमार, ये कहते हैं हिंदू इलाकों में मैं डिस्पेंसरी नहीं बनने दूंगा, और वहां पे चंद्र ठाकुर कहते हैं कि भाई देश में को और कांग्रेस को मुसलमानों की जरूरत है। तो जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो है गुजरात में अब नहीं चलेगा। गुजरात जो है विकास की जो गति है गुजरात में, वो गुजरात की जनता थमने नहीं देगी। हर लेवल पे अगर आप देखेंगे गुजरात आज एक देश में मॉडल के रूप में उभर आया है, तो वो बीजेपी के सुशासन का नतीजा है। आप एम्प्लॉयमेंट का दर देख लीजिए, लोग अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बड़ी बातें करते हैं। गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट दर 1.5 है, और जो यहां से दिल्ली से मुख्यमंत्री गुजरात में जाते हैं और बोलते हैं मैं रोजगार दूंगा, अब दिल्ली का बेरोजगारी दर जो है 5 से ऊपर है। बिल्कुल झूठ जो है, देखिए गुजरात की जनता ने देख लिया है कि दिल्ली में झूठ बेच के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर आप बता रहे थे, तो गुजरात की जनता को दिख रहा है भाई 8 लाख रुपए के क्लासरूम को 33 लाख रुपए में यहां पे दिल्ली सरकार बना रही है। तो क्या ये घोटाला गुजरात की जो जनता है अपने साथ होने देगी? आपको याद भी होगा एक सम्मेलन में जब ये बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल कि भाई आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं, तो लोगों ने साफ नकार दिया हमें कोई फ्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों को जो है बीजेपी की सुशासन से लोग सशक्त हैं, समृद्ध हैं। चलिए रत्नाकर जी को हमारे साथ जुड़े, और मैं रुक करती हूँ आम आदमी पार्टी से इमरान जी का। इमरान जी, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर आरोप लगा रही है कि खुद दिल्ली में आपका भ्रष्टाचार है और जो मुद्दे हैं दिल्ली के, आप दिल्ली वालों को ही नहीं सही से सुविधाएं दे पा रहे हैं, आप गुजरात में फ्री की रेबड़ी वाला जो मुद्दा उठाकर लाए, कितना कारगर साबित हो सकता है? क्या आप 27 साल की जो सत्ता पे काबिज है बीजेपी, उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार चाहे पहले चरण की बात कर लें चाहे दूसरे चरण की बात कर लें, गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ देने का काम किया है, और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पिछले जो 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, उससे गुजरात की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है, और वो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी, जो साफ साफ इस बार वोटिंग में दिख रहा है। जहां तक अगर गुजरात में काम की बात करेंगे, तो गुजरात के लोग अच्छे से जानते हैं, इन्होंने गुजरात के लोगों को फ्री में अच्छी शिक्षा नहीं दी, फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी, बिजली नहीं फ्री दी, पानी फ्री नहीं दिया, किसानों को खाद बीज नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद भी गुजरात में आज जो है 3.5 लाख। लेकिन इमरान जी, एक मिनट, आपने मेरी बात सुन लीजिए। आपने फ्री की बात की, लेकिन जो रैली हुई थी मुख्यमंत्री की, केजरीवाल जी की, उस दौरान उन्होंने फ्री का जो ये रेबड़ी वाला जो मामला था, ये उठाया था कि हम मुफ्त चीजें देंगे, जैसे दिल्ली में दी है, लेकिन वहां पर जनता का रुख ये था कि हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें कर्म करके चीजें चाहिए, लेकिन हमें विकास चाहिए गुजरात में। देखिए, जनता इस बात को अच्छे से समझती है कि फ्री में कोई नहीं देता। आम आदमी पार्टी भी अगर दिल्ली में सरकार बनाने के बाद वहां पर फ्री बिजली दे रही है, तो बिल्कुल फ्री में नहीं दे रही है। जो जनता के टैक्स का पैसा है, उसे सहूलियतों के रूप में वापस किया जा रहा है। ये एक नेक नियत और ईमानदार सरकार का काम है। सरकार लोक कल्याणकारी संस्था होती है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो बुनियादी जरूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, ये सब बुनियादी जरूरतें जो जनता को फ्री में मिलनी चाहिए उनके टैक्स के बदले में। तो फिर टैक्स देती है। बिल्कुल, तो फिर जनता के बीच जाकर मुफ्त की रेबड़ी वाले जो बयान है, फिर आपकी पार्टी क्यों करती है? जिस तरीके से आपने अभी बोला है कि जनता को कुछ भी फ्री नहीं मिलता, उन्हें वो टैक्स चुकाना पड़ता है, तो आप किस तरीके से ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए कि फ्री में हम सब कुछ देंगे, हम बिजली पानी सब फ्री में देंगे? मैं कह रहा हूं कि जनता बिल्कुल इस बात को समझती है। आप ये बताइए, एक तरफ जनता टैक्स देती है और एमएलए और सांसदों को 5000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, आखिर वो भी तो जनता के पैसे से दिए जा रहे हैं। तो अगर आज जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि अच्छा लेते हैं जवाब। फ्री रेवड़ी पे मैं 30 सेकंड में और बात रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जनता को जो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी ये है जो मोदी जी के मित्र
मित्रों का 5 लाख करोड़ का जो टैक्स माफ कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये रेवड़ी है। रेवड़ी वो है कि 10 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाता है और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी चंदे लेती है। आप देख लीजिए कारपोरेट चंदे में सबसे ज्यादा शेयर भारतीय जनता पार्टी का कैसे हुआ। वो जो 94% जो कारपोरेट का शेयर है चंदे के रूप में जो भाजपा ने लिया, वो रेवड़ी है दरअसल फ्री की। तो फ्री की रेवड़ी बांटने का और फ्री की रेवड़ी खाने का अगर काम कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आम आदमी पार्टी सुविधाएं देने का काम कर रही है, सहूलियतें देने का काम कर रही है जैसी, और उसी राजनीति को आज गुजरात की जनता ने स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार गुजरात के अंदर बनाने जा रही है। चलिए बीनू जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन कांग्रेस से रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आप पर भी बीजेपी आरोप लगा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। किस तरीके से 27 साल से काबिज बीजेपी पर जो कांग्रेस है वो किस तरीके से भारी पड़ेगी? क्योंकि हमने गुजरात में ये देखा है कि जो जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं तो खुद प्रधानमंत्री भी चुनावी मैदान में रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में रहे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मैदान से दूर रही है। वहां पर कोई भी एक जो मेन लीडर हैं वो नहीं नजर आए हैं। आपको मेरी आवाज आ पा रही है रत्नाकर जी? जी बिल्कुल। देखिए पंकजा जी, मैं सबसे पहले तो गुजरात की जनता से आह्वान करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे आप घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का जो है दान करिए। मतदाता जो है मत का दान करिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस मंदिर में जितना आप दान करेंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। तो मेरी गुजारिश है सारे गुजरात वासियों से कि बाहर निकलिए और इस भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ जो है वोट दीजिए। मेरा यह आह्वान है गुजरात की जनता से। रही बात ये तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तुष्टीकरण का, ये क्या करते हैं, ये चुनाव शुरू करते हैं तो विकास के नाम पे, लेकिन विकास गिनाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, इन्होंने किया नहीं है कुछ। तो ये अंततोगत्वा जो है आ जाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति पे। उसका जीता जाता उदाहरण है, कुछ दिन पहले जब अमित शाह ने एक जनसभा की थी तो उस जनसभा में उन्होंने कहा कि 2002 के दंगे जब हुए थे उसमें हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद आज तक गुजरात में शांति है। आप भाई साहब बता सकते हैं कि वो किस तरह का सबक था? क्या लोगों को मारना, लोगों को कटवाना, लोगों को घरों को जलाना ये सबक होता है? ये करती है भारतीय जनता पार्टी और इनकी नीयत यही है और नीति यही है। दूसरा ये कह रहे थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बिल्किस बानो के आरोपियों को, जो रेप के आरोपी है, 11 आरोपियों को जेल से छुड़वाने में पूरी मदद करती है और इनके विधायक जाते हैं और फूल माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। तो यह किस तरह की नीति है इनकी? आप समझिए तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों को रिझाने के लिए चुनाव से एक वक्त पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है। वो क्यों लाती है? क्योंकि बहुसंख्यकों को लाने का काम करती है, कमेटी बनाती है और कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हमारा प्रश्न ये है कि चुनाव से ठीक पहले ये क्यों इस तरह का कानून के लिए कमेटी गठित करते हैं? अगर आपको विकास गिनाना है तो आपने क्या काम किया है वो तो विकास गिना दीजिए। आप वो विकास गिना नहीं पाएंगे क्योंकि आपने गुजरात के चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को एमएलए का टिकट नहीं दिया है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है ये सब देख रहे हैं। चलिए बीनू जी से जवाब लेते हैं। बिल्कुल रत्नाकर जी, बीनू जी से जवाब लेते हैं। बीनू जी, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल। देखिए रत्नाकर जी ने शायद हमने जो विकास गिनवाया शायद वो सुना नहीं। विकास तुष्टीकरण की बात करेंगे, विकास गिना देता हूं आपका। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला ना, तो सही हम रखें, बिल्कुल अपने बारे पे बोले। और देखिए, और ये बिल्किस बानो का केस पे बात कर रहे हैं। देखिए वो जुडिशियल सिस्टम ने छोड़ा है उनको, किसी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा है। तो ये समझने की चीज है। और मैं जो गवर्नमेंट कैसे साथ देती है मैं आपको ये बता दूं। 84 के दंगे आपने देखे होंगे, सिख नरसंहार किया और इसको जस्टिफाई भी किया राजीव गांधी जी ने। इसके अलावा बता देता हूं मैं आपको, 2006 में केरल विधानसभा में इंक्लूडिंग कांग्रेसी एमएलए ने 117 एमएलए ने समर्थन किया मदनी कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज मदनी को जेल से छुड़ाने के लिए विधानसभा में पारित कर लेते हैं रेजोल्यूशन। और ये बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। और जहां तक हमारे काबिल साथी आम आदमी पार्टी से है,
आम आदमी पार्टी जो बड़े विकास की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा बहन जी कि दिल्ली में एक नया डीटीसी बस जो है दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदा। 450 इलेक्ट्रिक बसेस जो है केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया, जिसमें से 150 बसेस आई। और उन 150 बसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट केजरीवाल कैसे करते हैं कि हमने उसके लिए चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर दिए। ये एड की राजनीति। और मैं हॉस्पिटल्स को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बताया, मैंने बताया ना कि गुजरात में 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 41,114 बेड्स अवेलेबल है वहां के पब्लिक के लिए। ये बताया ना। मैं दिल्ली की हाल बता रहा हूं। दिल्ली में 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने इस चीज को, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि दिल्ली अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल बूचड़खाने बन गए हैं। ये जज ने बोला है। और इनको थ्रेटन भी किया था कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो हम ये सारे हॉस्पिटल्स केंद्र सरकार को दे देंगे। 2008 में जिस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ द्वारका में, 725 बेड्स के हॉस्पिटल का जो शिलान्यास हुआ था, वो ये आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए, जिसको लेकर इन्होंने कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट भी फाइल किया था, जिसको इन्होंने अपॉलजी भी मांगी थी। और दूसरा ये जो बहुत बड़ा गिनवाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक एक फोटो कैबिन स्ट्रक्चर होता है, या तो किसी इनके आम आदमी के कार्यकर्ता के घर पे होता है। और कई इंस्टेंसेस ऐसे सामने आए हैं, ये सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, जिनकी कंप्लेंट्स भी दे रखी है लोगों ने कि आप लोकेशन लेके जाए, एक घर में पहुंचते जहां पे कोई सेटअप नहीं होता है। और कई सारे मोहल्ला क्लिनिक्स आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा जहां पे घोड़े गधे घूम रहे हैं। और वो भी छोड़िए, उन मोहल्ला क्लिनिक्स जिनको ये 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे बोल रहे थे, 300 से ऊपर आज तक खोल नहीं पाए हैं। उनमें से ज्यादा से ज्यादा बंद है। वो भी एक घोटाला है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख रुपए के जो पोटा कैबिन स्ट्रक्चर है वो 12-12, 14-14 लाख में बना हुआ है। और ये एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात करते हैं। रत्नाकर जी आऊंगी मैं आपके पास। 8 लाख रुपए में बनना होता है, बिल्कुल 33 लाख रुपए में बनाया है। और एजुकेशन सिस्टम की मैं बात आपको कहना चाहूंगा, जो 1200 कुछ स्कूल है दिल्ली में, उनमें से 700 से ऊपर स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, चलिए 745 स्कूल में, नहीं एक मिनट, 745 स्कूल में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर बात करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स को मैं बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने अपना शेयर बढ़ाया दिल्ली में, पर दिल्ली सरकार ने क्या किया, अपना शेयर घटाकर आंगनबाड़ी वर्कर्स को उसी सैलरी पर रखा। और ये हर जगह आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं। चलिए बीनू जी, रेगुलराइज करने की बिल्कुल दिल्ली 24,000 टीचर्स की वैकेंसी है दिल्ली सरकार में, बिल्कुल। और आज तक जो है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है उन्हें रेगुलराइज नहीं किया है। तो ये किस बात को लेकर कह रहे हैं, झूठ के अलावा। बिल्कुल बीनू जी, फिलहाल तो हम गुजरात की बात कर रहे हैं, आपने जो दिल्ली मॉडल है वो गिनवा दिया है। इमरान जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी आरोप लगा रही है, आप दिल्ली मॉडल को हर जो प्रदेश है उसमें जाकर बताते हैं हमने इतनी सुविधाएं दी हैं, लेकिन तमाम आरोप लगा रही है बीजेपी यहाँ पर। कारखाना ही पूरे देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है। तो आज ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जिसकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हो रही है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, या उसके बारे में यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता आपने जब बोला तो झूठ बोलते हैं। देखिए, मैंने पूरी शांति से सुना, मैं बोलने नहीं दूंगा फिर पूरी डिबेट पर, इस बात का ध्यान रहे। अगर बीच में टोकेंगे तो बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट पर, इस बात का ध्यान रहे। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। सुना तो शांति सुनना सीखें। इमरान जी, तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। अब गुजरात की बात कर लें। गुजरात के अंदर चुनाव हो रहा है। गुजरात के अंदर इनकी सरकार थी, 6300 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। ये दिल्ली के स्कूलों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, 23,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। जो लोग समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों को किताबें नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल के अंदर जो जूता मोजा नहीं दे पा रहे हैं, ड्रेस नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर ज्ञान दे रहे हैं। दिल्ली का शिक्षा का मॉडल, जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। जब राष्ट्रपति अमेरिका के आते हैं और उनकी पत्नी कोई सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जाहिर करती हैं, तो प्रधानमंत्री जी उनको गुजरात लेकर नहीं जाते हैं, उनको योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश लेकर नहीं जाते हैं, उनको मनोहर लाल खट्टर जी के हरियाणा लेकर नहीं जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां दिल्ली के अंदर है,
वहां का सरकारी स्कूल दिखाने के लिए लाते हैं। ये है वहां की शिक्षा व्यवस्था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। बताएं गुजरात से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। अब जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, गुजरात के अंदर सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है ये किसी से छिपा नहीं है। अभी मोरबी का हादसा हुआ था, हम सब ने देखा था किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है, सारे पोल खुल गए थे। ये लोग वो लोग हैं, कोरोना के समय में इनके हिसाब से ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। तो कुल मिलाकर अगर झूठे आंकड़े देने हो, झूठ बोलना हो, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल इमरान जी, कोविड के समय में आम आदमी पार्टी पर भी काफी आरोप लगे थे। मैं कह तो रहा हूँ, आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, काम करने का काम आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी ना हम कोविड की बात कर रहे हैं इमरान जी, बिल्कुल ना हम कोविड की बात कर रहे हैं, ना हम दिल्ली की। सिर्फ और सिर्फ गुजरात में आज चुनाव है। गुजरात को लेकर आप जिन मुद्दों को लेकर आए हैं गुजरात के अंदर, मैं उन मुद्दों पे बात कर रही हूँ। आपने फ्री की बात की, आपने ये कहा कि हम मुफ्त देंगे बिजली पानी, उसकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप भाजपा को इतना सारा मौका देती है, आम आदमी पार्टी मेरे लिए आप तीनों मेरे लिए आप तीनों बराबर हैं। तो पूरी बात तो हो जाने दीजिए। गुजरात पर ये बात कर रहे हैं, नौजवानों की क्या हालत कर दी है। एक ढंग की परीक्षा करा पाए हो तो बताएं। सारे की सारे जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं। और लेकिन आंकड़ों की जादूगरी आप इनसे सीखिए। आंकड़े सिर्फ देखना है जानते हैं, झूठे आंकड़े पेश करना। गुजरात के नौजवान नौकरियां न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों के हालत देख लीजिए, किसान कर्ज में डूबे जा रहे हैं, उनको खाद बीज समय से नहीं मिल पा रहा, उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर बैठ के रावणवारी हंसी हंसेंगे, क्योंकि इनको न किसानों से हमदर्दी है, नौजवानों से हमदर्दी है। ये हमेशा राजनीति करने आए हैं, ये सिर्फ सत्ता की राजनीति करना जानते हैं, काम की राजनीति नहीं करना जानते हैं। तो इस बार गुजरात के अंदर नौजवान भी जवाब दे रहा है, छात्र भी जवाब दे रहा है, किसान भी जवाब दे रहा है। सबने परिवर्तन का मन बनाया और आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए आ रही है। चलिए पूछ लेते हैं विनू जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप कोई भी मैं सीधा जवाब बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना जवाब देता हूँ। देखिए नवनीत, मैं ये उद्योगपतियों की बात करते हैं और कोरोना का इन्होंने हवाला दिया। तो नवनीत कालरा, जिनको इन्होंने अवार्डेड बिजनेसमैन घोषित किया था दिल्ली सरकार ने, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के कॉन्सेंट्रेटर्स जो थे उसके स्कैम में पकड़े गए थे। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने जो बोला है तथ्यों के साथ बोला है। हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है, जो जज का रिकॉर्डेड बयान है कि दिल्ली हॉस्पिटल्स बूचर खाने बन गए। ये तो हवाई फायर दे रहे हैं ना, तथ्यों पे गिनवाए। मैंने जो भी बातें करी हैं तथ्यों पे करी हैं। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का, अरे गुजरात में पेपर लीक इमरान मामले के बारे में बताइए। अभी आपने बोला था, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जवाब ये क्या दे रहे हैं, कुछ भी जवाब देंगे इमरान जी, लेकिन इमरान जी मैं आपके पास लौटूंगी ना। पेपर लीक के मामले पर जवाब दें इमरान जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इमरान जी मैं आपके पास लौटूंगी। आप शांतिपूर्ण वो सुन रहे थे, आप भी सुनिए। मैंने जो बात गुजरात पे जवाब दीजिए, कोई बौखला नहीं रहे, बौखलाहट बता रही है, हार आप रहे हो इमरान जी। आपने बिल्कुल इमरान जी, मैंने हार आप रहे हैं। गुजरात में सत्ता जा रही, 27 साल की पुरानी सत्ता, जवाब नहीं दे पा रहे हो। नौजवानों को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है। नौजवान आप आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शर्म कीजिए, जवाब दीजिए पर्चा लीक मामले। इमरान जी आप सुनिए, जवाब मिलेगा ना। इमरान जी आप सुनिए ना, आपने आराम से बोला, उन्होंने सुना। आराम से सुनिए आप भी। जवाब देना पड़ेगा, पर्चा लीक मामले का जवाब दें। इधर की बात मत करें। गुजरात में पर्चे लीक हुए, पर्चे रोज लीक होते हैं, उसका जवाब दें। इमरान जी अगर आप इस तरीके से डिबेट में इस तरीके से बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा। गुजरात में गुजरात पर ही है सर, गुजरात पर ही बात चल रही है। गुजरात में भाग रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे। इमरान जी, गुजरात में पर्चे लीक हो रहे हैं, जवाब दें उसका। इमरान जी आप सुनेंगे मेरी बात। गुजरात पर्चा लीक मामले में इनसे जवाब लीजिए। बिल्कुल आप सुनिए ना। गुजरात में पर्चा लीक मामले में जवाब दीजिए। बीनू जी, इमरान जी, बीनू जी, इमरान जी, आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो चर्चा का क्या मतलब है। बीनू जी, परीक्षा में पर्चे लीक हो रहे हैं, जवाब दीजिए। बीनू जी, इमरान जी, सब बातों का जवाब मिलेगा। आप मेरी बात तो सुनिए ना। गुजरात के मसले पर जवाब देना पड़ेगा। भागने नहीं देंगे। गुजरात में पर्चा लीक मामले में जवाब दीजिए।
हजारों नौजवानों के साथ जो आपने गद्दारी की है जवाब दीजिए, नौजवानों के साथ धोखा करने का काम किया जवाब दीजिए, परेड कर रहे जवाब दीजिए, पर्चा लीक मामले में जवाब दीजिए, पर्चा लीक मामले में जवाब दीजिए। बीनू जी, इमरान जी, आप मेरी बात सुनेंगे? मृत्यु हुई वो आपकी लापरवाही। बीनू जी, आप मेरी बात सुनेंगे? ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस से रत्नाकर जी हैं। आप दोनों बातें नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बातें नहीं सुन रहे। मैं सीधा रुख करती हूँ कांग्रेस का। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं गुजरात में कि आखिरकार किस तरीके के आंकड़े और किस तरीके का जो जनता का रुख है वो नजर आएगा? पंकजा जी, देखिए, आधे घंटे के डिबेट में मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बोलने का मौका दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पूरी बात रखने का बिल्कुल, मौका आप अपनी पूरी बात रखिए। जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई किसी पे आरोप लगाता है तो कोई जस्टिफाई नहीं करता, एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम करते हैं ये। लेकिन भुगतती कौन है? गुजरात की जनता। ये गुजरात की बात नहीं करेंगे, ये दिल्ली और पंजाब और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुजरात की बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हमने विकास किया है। मैं कुछ आंकड़े गिरा देना चाहता हूं जिससे कि इनकी विकास का जो है, इनका असली मायने क्या है वो पता चल जाएगा लोगों को, इन्होंने कितना विकास किया है। ये झूठा विकास करते हैं। ये जब ऐसा विकास किया इन्होंने कि जब बोरिस जॉनसन और ट्रंप जैसे राष्ट्राध्यक्ष जब गुजरात से गुजरते हैं तो गरीबों के घरों में पर्दा लगाना पड़ता है, ऐसा विकास किया है इन्होंने। आज गुजरात भ्रष्टाचार के मामले पे 7वें नंबर पे है। ये आंकड़ा बताता हूं मैं, 7वें नंबर पे ऐसा गुजरात इन्होंने बनाया है। और मोरबी का जो पुल में जिसमें 135 लोग जो मर गए बेचारे डूब के, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। ऐसा गुजरात बनाया है इन्होंने गुजरात को 27 साल का इनका जो है कुशासन, उसमें 27 साल में इन्होंने 9 लाख करोड़ रुपया, मैं कहूंगा, ये जो आप आम आदमी का पार्टी के शायद अपना डेटा करेक्ट कर लीजिए, 6 लाख बता रहे थे, लेकिन मेरा आंकड़ा समझिए, 9 लाख करोड़ जो है इन्होंने कर्ज में डुबा दिया है गुजरात को। 6.5 लाख की आबादी है, 6.5 करोड़ की आबादी है गुजरात की, और 6.5 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजरात की जनता जीने को विवश है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पेपर पे और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विकास दिखाया है। 3.46 लाख शिक्षित बेरोजगार जो पंजीकृत हैं, सरकारी रोजगार डिपार्टमेंट में पंजीकृत हैं, उनको इन्होंने रोजगार नहीं दिला पाया है। और गुजरात में 6.5 लाख से 4.5 लाख से लेके 5 लाख तक पदे खाली हैं, उन पदों को ये भर नहीं पाए हैं अभी तक। ऐसा गुजरात इन्होंने बनाया है। कुपोषण का मामला ले लीजिए, कुपोषण मामले में पूरे देश में 3रे नंबर पे है गुजरात। ये कौन सा आपने विकास का जो मॉडल खड़ा किया है गुजरात में? गुजरात की जनता आज जूझ रही है, पूछ रही है महंगाई से कि आपने गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपया क्यों कर दिया? गुजरात की जनता, ये वहां के युवा पूछ रहे हैं कि आज इतने सारे जो है पद खाली है, सरकारी पदे खाली है, आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप शिक्षा के नाम पे 6000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का आपने काम किया है, ऐसा तो है। आज वहां का युवा पूछ रहा है कि 22 भर्ती की परीक्षाएं जो हुई है, उन भर्ती की परीक्षाओं में उनको क्यों नहीं जो है उनकी क्षमताओं के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ? क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से उन सारी परीक्षाओं को पेपर लीक करने का काम किया है। तो ये तो है आपका गुजरात मॉडल। आप क्या बताएंगे भ्रष्टाचार का? जी बिल्कुल बीनू जी, तमाम आरोप अब कांग्रेस भी यहाँ पर लगा रही है, चाहे पेपर लीक मामला हो या भ्रष्टाचार। इतने युवा बेरोजगार वहां पर है, महंगाई वहां पर है, किस तरीके से आप विकास मॉडल की बात करते हैं, गुजरात विकास मॉडल लेकर हर जगह पे जाते हैं, किस तरीके से आप इन सब चीजों का जवाब देंगे? देखिए, मैंने पहले ही गिनवाया, गुजरात में जो विकास है, विकास का जो पहिया है, आपने देखा होगा पहले गुजरात में कई एरियाज जो थे ड्राउट रहता, सूखे के अंडर आता था। सौनी प्रोजेक्ट के तहत क्या है, नर्मदा वाटर को डाइवर्ट करके उन जगहों को इरिगेशन के अंदर लाया गया। तो जो भी काम हुआ है प्रोग्रेसिव वे में हुआ है, एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी के रूप में आया है। चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेस, मैंने जैसे आपको बताया 19,414 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होता है वहां पे। हर तरह के इंडस्ट्रीज वहां पे चल रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में सबसे देश में सबसे सर्वप्रथम गुजरात है। इन लोगों के पास डेटा नहीं है, मैं जो बात बोल रहा हूं डेटा के साथ बोल रहा हूं। ये सारी बातें जो हमारे दोनों काबिल साथियों ने दिए, हवाई फायर दिए, मैं सारी चीजों को डेटा आरटीआई रिपोर्ट्स के साथ दे रहा हूं आपको। अगर 32 मेडिकल कॉलेजेस अगर गुजरात में, भाई मेरे बीच में मत बोलो, 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं गुजरात में अकेले,
और गुजरात में ही 41,129 बेड्स अवेलेबल है लोगों के लिए। ये बातें जो है इनकी हमेशा जो है हवाई फायर होती है। आप ये हर जगह जाकर अंबानी अडानी ये सब करते रत्नाकर जी, हैं। मैं आपको रत्नाकर एक जी, एग्जांपल देना आपकी चाहूंगा। बात आराम से सुनी जा रही थी। अगर आप सब लोग देखिए, सुनिएगा बीनू जी, मेरी एक अपील आप तीनों से है, अगर आप तीनों इस तरीके से बात रखेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपनी बात रखिए तो दूसरा इंसान कम से कम शांत होकर सुनिएगा, ताकि चर्चा को आराम से जो दर्शक है वो सुन पाए। बिल्कुल। और जहां तक ये अंबानी अडानी इन सब की बात करते हैं, इनका दोगलापन मैं आपके सामने जानना चाहूंगा। दिसंबर 15 2021 की बात बता रहा हूं, 2014 दिसंबर 14 2021 की। राजस्थान में राहुल गांधी आके रैली करते हैं और अंबानी अडानी को गुजरात के साथ बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे दिसंबर 15 2021 राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो एमओयू साइन करती है यही अडानी की कंपनी के साथ। अगले साल जो है कई हजार हेक्टेयर जमीन जो है अडानी पावर कंपनी को देती है राजस्थान गवर्नमेंट। तो ये इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक महंगाई का दर मैं आपको गिनवा देता हूं, 2007 में 6.2 था, 2008 में 9% था, 2009 में 12.3 था, 2010 में 10.5 था, 2011 में 9.5 था, 2010 में 10.5 था, 2011 में 9.5 था, आज 6.1 है महंगाई का दर। ये कोरोना के काल से गुजरने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। आज देश हर चीज में सक्षम है। आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। आज हमारे जो सिपाही हैं सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। आज जो एलएसी हो चाहे एलओसी हो वो सिक्योर्ड है। अटल टनल बना, आपको याद होगा अटल टनल जो है जो बना है ये बहुत टाइम से आर्मी की डिमांड थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने टाइम पर स्टार्ट किया और कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने रोक दिया, वो अब जाकर पूरा हुआ। तो लोगों को इनकी मंशा दिखती है। जो देखिए देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश के खिलाफ हर काम किया। राफेल जब खरीदने की बारी आई, एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है। आज राफेल भी है, आज एक्सपोर्ट भी है। आप शहद देख लो, शहद का एक्सपोर्ट बढ़ा, दूध का एक्सपोर्ट बढ़ा, तेल का एक्सपोर्ट बढ़ा। ये सारी जब एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है कई हजार करोड़ जो है हम कर रहे हैं आज। तो ये सारी चीजें देश में विकास ला रही हैं। चलिए बीनू जी, बिल्कुल मैं एक चीज एक बड़ा अहम चीज बताना चाहूंगा। 7 सिस्टर्स में एक आसाम में जाकर एक पासपोर्ट सेंटर हुआ करता था। आज जो है प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट सेंटर्स है, वहां पे खेल यूनिवर्सिटी बना। तो ये सब चीज विकास है। क्या गुजरात तो मॉडल चलेगा ही ना, गुजरात हर तरीके से सक्षम है। लेकिन बीनू जी महंगाई से, बीनू जी 1.3% महंगाई का तो मैंने बताया आपको। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई को लेकर जनता की बातें भी हमने देखी हैं, जनता का भी रुख देखा है, तो कहीं ना कहीं अब जो महंगाई है उससे तो जनता जूझ रही है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो किसी टाइम पे अब ऐसा भी हमारे घर पे भी बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं हमने 2 रुपए किलो चीनी भी खरीदा था, तो उस टाइम पे शायद 1000 रुपए तनख्वाह रही होगी, आज लाखों रुपए तनख्वाह है। देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन एवरीथिंग। एक इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट इज डिफरेंट। तथ्यों पे नहीं बात करेंगे, मैंने इन्फ्लेशन रेट पे बोला है। आज इन्फ्लेशन रेट 6.1% है और इनके टाइम पे 9.5 था। मैं इसके अलावा आपको एक और चीज गिनवाना चाहूंगा। ये टैक्सेस की बात करते हैं, या अभी पीछे जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है भ्रम की राजनीति करती है। बता रहे थे 8%, 9%, 12% रोटी पे पराठे पे टैक्स है। भैया 9% टैक्स हुआ करता था कांग्रेस सरकार के टाइम पे रोटी पे, आज वो 3% है। चलिए जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। बीनू जी 21% टैक्स होता था, बिल्कुल 10% है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं बताते हैं बिल्कुल बीनू जी, समय कम है तो अब मैं कांग्रेस का रुख करती हूँ। रत्नाकर जी, आपने टैक्स की बात की, आपने महंगाई की बात की, अब आपने सुना बीजेपी ने अपनी तरफ से तथ्य रखे, प्रमाण रखे। मैं चाहती हूँ आप भी बताइए किस तरीके से आपकी सरकार में और अब जो बीजेपी की सरकार है दोनों में कितना अंतर। लेकिन आंकड़ों के पीछे की ये नहीं बता पा रहे हैं, मैं उसके पीछे की सच्चाई बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, हमने बहुत सफल जो है गुजरात को एक विकास मॉडल घोषित किया है। अगर ये इन्होंने गुजरात मॉडल अगर इतना ही अच्छा इनका चल रहा था तो इनका ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल स्पीड में चलती है, तो इनके इंजन खराब क्यों हो गए, क्यों इंजनों की बदली करनी पड़ी, क्यों 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा,
क्योंकि वो सब नाकामयाब हो गए और जनता के प्रति उनके रोष जो है उजागर हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के तहत उनको बदला। ये कह रहे हैं कि अभी अडानी की बात कह रहे थे। अरे भाई साहब, हमने अडानी और अंबानी जो है ना देश के उद्योगपति हैं, कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, लेकिन हमने अडानी और अंबानी के हाथों में देश की संपत्तियों को नहीं बेचा है। हमारे देश की जनता 27 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है और अडानी और अंबानी जो है विश्व के शीर्ष जो है उद्योगपतियों में आ जाते हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया है। हमने रत्नाकर जी एक बात का जवाब में बिल्कुल एक बात का जवाब बात कर रहे थे, ये रफाल का कितना बड़ा घोटाला है, ये तो हमारी सरकार आएगी और हम जांच करेंगे। 500 करोड़ का रफाल इन्होंने 1600 करोड़ में खरीद के लाए हैं। वो घोटाले की जांच होगी, हमारी सरकार आएगी। ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे और उदाहरण दे रहे थे कि 2 रुपए की चाय मिलती है। अरे भाई साहब, इन्फ्लेशन जो है ना 6% से बढ़ता है और गैस सिलेंडर का दाम हमने 300% बढ़ाया है। कितना? 300%। तो 6% बनाम 300%, ये कौन सा तर्क दे रहे हैं और किस विकास की बात कर रहे हैं आप? आज विकास की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन आज गुजरात में न आपके एक नेता, न आपके प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री कोई भी विकास का एक भी उदाहरण नहीं पेश कर पाया और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम किया और अंत में यही किया है। तो ये है गुजरात की जनता जो। रत्नाकर जी, समय कम है, मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगी हर किसी मेहमान को। बीनू जी, देश की संपत्ति बेचने का आरोप आप पर लग रहा है और ये आरोप विपक्ष बहुत समय से लगाता आ रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, झूठ बोलती है। देखिए अंबानी अडानी बात कर रहे हैं जो संपत्ति बेचने की, मैंने जो बोला संपत्ति तो दी है। 2397 हेक्टेयर जमीन जो है राजस्थान में दिया है, तो ये बेचना नहीं हुआ क्या? और जहां तक ये बात करते हैं इस चीज की, ऑयल बॉन्ड किसने कई लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो है किसने साइन किए? इन्हीं कंपनीज के साथ, कांग्रेस सरकार ने। आज भी अगर सालाना 10,000 करोड़ रुपए जो है इन कंपनीज को टैक्स, इनका ब्याज के रूप में जा रहा है, तो इनकी देन है। इन्होंने उस प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो गैस हो, सबको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया था? ऑयल बॉन्ड साइन कर दिए थे लाखों करोड़ के। आज बीजेपी सरकार किसी के साथ ऑयल बॉन्ड्स नहीं साइन कर रही है आपके गवर्नमेंट में, और ये चीज मनमोहन सिंह जी ने कमिट किया था। मनमोहन सिंह जी ने साफ बोला था कि ये हम आने वाले पीढ़ियों के ऊपर बोझा छोड़कर जा रहे हैं। ये मनमोहन सिंह जी के डायलॉग्स हैं, तो आज आप उससे हट नहीं सकते हैं। और आप ही ने जो है अनिल अंबानी की कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का पावर एग्रीमेंट दिया था, ठीक है? आप दे तो वो अलग हो जाता है। अगर ये कंपनी, ये लोग अगर आज कुछ करते हैं तो वो कुछ और हो जाता है। बिल्कुल, अंधाधुंध कर रहे थे। चलिए बीनू जी, रत्नाकर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल, जो सैंक्शन गिरे, चाहे नीरव मोदी रहा, चाहे वो किंगफिशर का रहा, ये सारा नॉर्थ ब्लॉक से सैंक्शन होता था। ये नॉर्थ ब्लॉक में से सैंक्शन होने वाली बात जो है किंगफिशर के मालिक ने अपने मेल में लिखा हुआ है। चलिए, मैं सिर्फ एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं, सिर्फ एक एयरलाइन के लिए एग्जम्पशंस दिए थे। बीनू जी, इन सब बातों का जवाब लेंगे। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए इमरान जी, क्या कहना है? तमाम आरोप प्रत्यारोप है, बीजेपी भी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी। इन दोनों के मुद्दे जिस तरीके से उठे, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल दोस्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, इनसे निवेदन करूंगा, कुछ आंकड़े मुझे भी बता दें। सर, अभी तक आंकड़े ही बताए थे। मैं आंकड़े ही पूछ रहा हूँ, आप ये सिर्फ बता दें कि गुजरात के अंदर अब तक कितने सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद किया। नंबर 1, पहला आंकड़ा ये दे दें। गुजरात के अंदर इनका जो शराब का जो टर्नओवर है, कारोबार है, वो कितने करोड़ का है? इनका गुजरात के ऊपर कितने लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने कर रखा है, ये बता दें। और अभी तक कितनी जो है भर्तियों के पर्चे जो है इन्होंने लीक किए हैं, और कितने बेरोजगारों ने आत्महत्या की है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, क्या इसका आंकड़ा दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल रत्नाकर जी, आपने बहुत बिल्कुल इमरान जी, हाँ इमरान जी, बिल्कुल आपने जो आंकड़ों की बात की, मैं बीजेपी से जरूर चाहूंगी क्योंकि बात गुजरात की चल रही है, आपने ये मुद्दे उठाए हैं। बीनू जी, जिस तरीके से आंकड़ों की इन्होंने बात की है, प्रमाण दीजिए इस बात का। बिल्कुल, देखिए प्रमाणित, मैंने प्रमाणित रूप से पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कितने डीटीसी बसेस खरीदे,
और मैंने एक आपको तथ्य अरे बताया अब फिर कि गुजरात से बात आंगनवाड़ी कर वर्कर्स लीजिए का ना, पैसा बीनू जी, गुजरात से बीनू जी, क्यों भाई? बीनू जी, सुन लो, दिल्ली ये मॉडल बात छोड़िए, ये तो दिल्ली की भाग बात रहे हैं छोड़िए, आप। दिल्ली की बात गुजरात की बात छोड़िए। तो बताइए ना। नहीं, आप दिल्ली अरे का आंकड़ा मैंने बताओ भाई, आंकड़ा दिल्ली भाग का क्यों रहे जब हो? होगा मैं पूछूंगी आपसे, जो आंकड़े पूछे भाग ना क्यों रहे हो? अब वो आंकड़े बताइए कि आखिरकार कितने स्कूलों पर जो बंद हुए ऐसे हैं, ही कितनी गुजरात की जनता बेरोजगारी ने है, भगा कितने दिया किसानों ने गुजरात से हत्याएं इनको। की है, उन सबका आत्महत्या का जो किसानों का रहा है उन सबका ब्यौरा दीजिए, क्योंकि आप जब से बोल रहे थे देखिए। गुजरात मॉडल को, अब आप जिस तरीके से विपक्ष पूछ रहा है आप उस पर जवाब दीजिए, आंकड़े पेश कीजिए। सबसे पहले बताइए देखिए, कितने बिल्कुल, लाख करोड़ का मैं कर्ज आंकड़े है गुजरात स्पष्ट के कर रहा ऊपर? हूं। बिल्कुल। देखिए, इमरान जी अब सुनिए। सुनिए, दिल्ली में 53 स्कूल बंद हुए, दिल्ली सरकारी स्कूल, पर जो गुजरात में स्कूल्स बंद नहीं हुए, स्कूल्स कंबाइन और मर्ज हुए हैं एज अ सिंगल एंटाइटी, ऐसा मर्ज हुआ है। गुजरात में कोई गवर्नमेंट स्कूल बंद नहीं हुआ है, दिल्ली में झूठ बोल गवर्नमेंट रहे स्कूल हैं बंद हुए हैं। आप सुनिए, आंकड़े नोट करिए, पेन कॉपी लेके बैठे नोट करिए। मुझे बताओ ना, पहला आंकड़ा जो मैं नोट बात करो, बोल रहा हूं, पहला आंकड़ा नोट करो। अपनी बात सुनो। 6300 स्कूल बंद हुए इमरान जी, सरकारी, नोट करिए। 6300 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। झूठ ना बोलिए, पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, इमरान जी झूठ पकड़ा और बीनू गया। जी, इमरान जी, बीनू जी, मैंने पहले भी आपसे अपील की थी कि कृपया करके शांतिपूर्वक बात रखिए, देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इमरान जी, अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। इमरान जी, सवाल आप तब करेंगे ना जब शांतिपूर्ण जवाब सुनेंगे। पर्चे लीक करा ये बताइए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, कितने पर्चे लीक करा इसका जवाब दीजिए। इमरान जी, मेरी बात सुनेंगे आप? इमरान जी, देखिए, आप मेरी बात सुनेंगे? देखिए, आपने सवाल किया, मैंने उनसे आंकड़े पूछे हैं ना, अब आप शांतिपूर्वक उनके आंकड़े सुनिए। बोलिए आप बीनू जी। अरे भाई, जहरीली शराब गुजरात में, जहरीली शराब का कारोबार दिल्ली में हर तरीके से भ्रष्टाचार करने के बाद आज वहां पे बात कर रहे हैं। मैं आपको ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, वहां पे कॉलेजेस और स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं। दिल्ली में इमरान जी, कॉलेजेस में मैंने अभी आपसे बोला, इमरान जी, इस तरीके से कोई मुद्दे समझ में नहीं आएंगे। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, दीनदयाल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का, दीनदयाल कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी की चिट्ठी दिखा सकता हूँ मैं आपको कि भाई प्रोफेसर से पैसा उनको कम करने की उनसे मांग करी गई है। उनको जो स्टूडेंट वेलफेयर पैसा है, जो कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर फंड होता है, उस पैसे को लोगों जो टीचर्स के, प्रोफेसर के, स्टाफ के तनख्वाह में यूटिलाइज करने की नौबत आ गई है दिल्ली कॉलेज चलिए, में। बीनू जी और इमरान जी, बीनू जी और इमरान जी, लगता है आपको अपनी बात, मुझे लगता है आपको अपनी बातें रखने के लिए, नहीं, मुझे लगता है आप दोनों को अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से जनता तक नहीं पहुंचानी है, इसीलिए नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। आपकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही है, इससे क्या मतलब पड़ता है? आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं दोनों, कम से कम आप मेरी बात तो सुनिए। आप इमरान जी, मैं आपसे इतनी देर से बोलने जा रही हूं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए, कम से कम जिन आंकड़ों की आप बात करें वो आंकड़े आप तक पहुंचेंगे। लगता है आप ही आंकड़े नहीं सुनना चाह रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर एक एक करके बात रखेंगे तो जनता तक बात पहुंचेगी ना सर। जवाब दिलाइए आप। मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ ना कि जब मैंने आंकड़ों की बात की आप बीच में बोले जा रहे हैं। आप सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बीनू जी बोलिए, अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है मेरे पास। बीनू जी, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि बहुत कम समय में आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सारी बातें जो है मैंने आपको स्पष्ट करी। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी सबसे पहले स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट करने का काम 2012 में गुजरात में हुआ। जैसे जो हमारे काबिल साथी के मुख्यमंत्री जो है झूठा प्रचार करते हैं, 2022 में जाकर स्मार्ट क्लासेस, बीनू जी, मुझे दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए। मैं जो चीजें कह रहा हूं मैं बीनू आपको, जी, हाँ, सारी तथ्यों के साथ बोला सिर्फ है। मुझे जो रिन्यूएबल सोर्सेज को लेकर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर हो, सारी मैडम मैंने सवाल पूछे, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, फिर आप कहेंगे बीच में बोल रहे हैं। बीनू जी, बिल्कुल, बीनू जी, मुझे पहले का नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मॉडल नहीं चाहिए, मुझे विकास का मॉडल चाहिए, गुजरात का। जो आंकड़े मैंने आपसे पूछे हैं, कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, किस दौरान महंगाई दर पहुंची, मुझे इन 3 सवालों का जल्दी से जवाब दीजिए ताकि मैं और मेहमानों से इस पर राय ले सकूं। कि आज पूरे देश में महंगाई का दर 6.1% है। ठीक है, महंगाई का हो गया जी, वो 10.5% था। इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बता दिया जी। गुजरात आज सबसे संपन्न स्टेटों में से एक है। 13.5% जो है वो जीडीपी उसका ग्रोथ रेट हुआ है।
और अगर वहां पे देश का सबसे टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर अगर गुजरात स्टेट है, मैडम मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ये जो काबिल साथी मेरे सवाल पूछ रहे हैं, चलिए तो दिल्ली बीनू जी, बताए ना। बीनू जी लगता है आप नहीं, बीनू जी लगता है आप स्कूल पर बात नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं इमरान जी के पास में जाऊंगी। इमरान जी आप अपनी बात रखिए, मुश्किल से 2 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, नहीं बीनू जी, मैं आपसे तब से बोल रही थी, आप चीजों को घुमा, जो मेन सवाल था आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं बिल्कुल, मैं अब इमरान जी जल्दी से बोलिए, समय बहुत कम। पर ये तसल्ली नहीं। देखिए मैडम, देखिए अब इनकी घबराहट बता रही है और आम आदमी पार्टी की मुस्कुराहट बता रही है कि गुजरात का परिणाम क्या आने वाला है। बीनू जी अब सुन लीजिए, बीनू जी अब सुन लीजिए, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। बात करिए, अच्छा कितनी परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए और कितने बेरोजगारों ने। चलिए आप इमरान जी जल्दी से बात पूरी कीजिए अपनी, नहीं जल्दी से, जी बिल्कुल। देखिए कुल मिलाकर गुजरात के अंदर जो हो रहा 27 साल तक जो हुआ, गुजरात के अंदर ये हुआ कि सरकारी स्कूल इतने बदतर हो गए कि 6300 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। आज वहां पर बेंच नहीं है, अध्यापक नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है। ये स्कूलों की हालत है गुजरात के अंदर। अगर परीक्षाओं की बात करें तो भर्तियों की परीक्षाओं में सभी पर्चे लीक हो जाते हैं, कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। नौजवान जो है बेरोजगार बना सड़कों पर घूम रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। ये गुजरात की हकीकत है। किसानों की बात कर तो खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, फसलों के वाजिब दाम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पुलिस की लाठियां और मुकदमे चलिए इमरान जी अब समय बहुत कम है। हाँ रत्नाकर जी का रुख करती हूँ, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। जो काबिल जो है प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये अपने राज्य का विकास और आंकड़े देने की बजाय ये जो है राष्ट्र के आंकड़े देते हैं और विदेशों की तुलना करते हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे विकास किया नहीं है और सब झूठे आंकड़े लाकर पेश करते हैं। मैंने जो आंकड़ा दिया था, भाई साहब ने किसी चीज का तो जवाब दिया नहीं। मैंने तो बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा दिया था, CMI का आंकड़ा दिया था। तो ये सारे आंकड़े मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से लेकर आपको दिए हैं। आपके जैसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी बोलते जाए, आंकड़े प्रस्तुत करते जाए, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रहता। रही बात में, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता देख रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का भुगतान जो है वहां की जनता को करना पड़ रहा है। आप अगर देखेंगे तो शराबबंदी, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन अगर कुछ दिन पहले ही, जब कुछ दिन महीनों पहले ही गुजरात में ड्राई स्टेट में 75 लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का एक रैकेट चल रहा है गुजरात में, ये जनता देख रही है और समझ रही है। ड्रग्स की बात कर लेता हूं मैं, 23,000 करोड़ का ड्रग्स सिर्फ मुंद्रा पोर्ट में, जो इनके अडानी, इनके जो मित्र है ना मोदी जी के, उनके अडानी पोर्ट से प्राप्त हुआ था। और न जाने कितने हजारों करोड़ का ड्रग्स जो है आए दिन बरामद होते रहते हैं। तो गुजरात के युवा पूछ रहे हैं आज इनसे कि आप नशे की हालत में युवाओं को क्यों ढकेलना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी से युवा पूछ रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उनको ड्रग्स देती है। युवा बोल रहे हैं उनको कि उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार, एक ऐसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसका पुल रख रखाव में कोई भी अनुभव नहीं रहता है, और उसको चंदा उगाही के लिए या जो कहिए भ्रष्टाचार में पैसा लेने के लिए, और ये जो है अनुभवहीन कंपनी को ठेका देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि 135 जो लोग हैं वो नदी में डूबकर मर जाते हैं। तो कितना भ्रष्टाचार करेंगे आप? तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में और अपने तथ्यों को आपने सामने रखा है। और तो देखिए जिस तरीके से तीनों मेहमान जुड़े थे और तमाम तरह की उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, तीनों ही पार्टियों ने अपनी बात रखी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर गुजरात में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 19.17% वोटिंग हुई है। अरावली में सुबह 11 बजे तक 20.83% वोटिंग हुई है। आणंद में सुबह 11 बजे तक 20.38% वोटिंग हुई है। और गांधीनगर की बात करें तो अब तक 11 बजे तक 20.39% की वोटिंग हुई है। बात अगर खेड़ा की करें तो 19.63% वोटिंग हुई है। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है और जिस तरीके से
आणंद में सुबह 11 बजे तक 20.38% की वोटिंग हुई है। गांधीनगर की बात करें तो 11 बजे तक 20.39% की वोटिंग हुई है। तो देखिए, गुजरात में जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, आपको बता दें कि कुल 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, जो 5 बजे तक होगी। और साथ ही आपको बता दें कि दोनों चरणों में देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान है, देखते हैं कि जो चुनाव परिणाम आते हैं इसके बाद आखिरकार 27 साल की बीजेपी की काबिज सत्ता पर किस तरीके से विपक्ष उस पर हावी हो पाता है, या फिर एक बार फिर से परंपरा के रूप में देखें तो बीजेपी काबिज हो पाती है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।